हेलो फ्रेंड्स, हम विज़न आईएएस की करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। पीटी 365 पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल रिलेशंस। हमने टॉपिक्स कवर कर लिए थे और अब हमारे जो टॉपिक्स थोड़े ही बचे हुए हैं। हमने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर तक पढ़ लिया था। अब हम ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है 2020 की, उसको स्टडी करेंगे। फिर इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को पढ़ेंगे, लॉन वुल्फ अटैक को पढ़ेंगे, इंडियन आर्मी प्रपोजेस टूर ऑफ ड्यूटी है उसको पढ़ेंगे। फिर कुछ मिससेलेनियस टॉपिक है उसको पढ़ेंगे और फिर मिलिट्री एक्सरसाइज है जो न्यूज़ में, उसको स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक्स है हम स्टार्ट करते हैं 9.10 से। ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है DPEPP 2020। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रपोज़ किया है इस पॉलिसी को, ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020, जो कि एम करती है ताकि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन हो वो डबल हो जाए आने वाले 5 साल में। ड्राफ्ट पॉलिसी की है, ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह है ताकि जो भी चैलेंजेस आते हैं हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट से लेके हम उसको ओवरकम कर सकें और एक फोकस्ड स्ट्रक्चर और सिग्निफिकेंस थ्रस्ट बना सके हमारी जो डिफेंस की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ में है, ताकि हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंट बन सके डिफेंस प्रोडक्शन को लेके और एक्सपोर्ट भी कर सके जो हम डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस करेंगे अपनी कंट्री के अंदर। जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस पॉलिसी का। इस पॉलिसी में कहा है कि हम टर्नओवर करना चाहते हैं 1,75,000 करोड़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। इसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे 35,000 करोड़ एरोस्पेस में, डिफेंस गुड्स और सर्विसेज में 2025 तक। सो आप देख सकते हैं टर्नओवर है 1,75,000 कह जाते हैं हम 2025 में, और इसमें 35,000 करोड़ हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक डायनेमिक, रोबस्ट और एक कॉम्पिटिटिव डिफेंस इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं एरोस्पेस में, नेवल, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में, ताकि हम अपनी आर्म फोर्सेस की नीड को क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट कर सकें। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट में वो कम हो, उसको रिड्यूस कर सकें। और एक ये स्टेप होगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए, डोमेस्टिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकें और डेवलपमेंट कर सकें हम। नेक्स्ट है हम प्रमोट करें जो एक्सपोर्ट के डिफेंस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट हैं उसको, ताकि हम ग्लोबल डिफेंस वैल्यू चेन का पार्ट बन सकें। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें हम अपनी कंट्री में ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले और इनोवेशन क्रिएट हो, और हम इंडियन आईपी ओनरशिप क्रिएट हो, एक रोबस्ट और एक सेल्फ रिलायंस डिफेंस इंडस्ट्री बन सके। सो अब हम करंट स्टेटस देख लेते हैं डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इंडिया में है। जो इंडिया है वह वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है 2015-19 के ईयर्स के बीच में, और रशिया से हम सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं डिफेंस का वह हम करते हैं। जो रशिया का शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है, पर 72% से लेकर 56% तक हो चुका है। एस्टिमेट ये सजेस्ट करते हैं कि जो इंडिया है अपनी आर्म फोर्सेस में स्पेंड करेंगे $130 बिलियन डिफेंस इक्विपमेंट को लेके प्रोक्योर करने के लिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और जो शेयर है वो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का वह 60% है। सो आप देख सकते हैं, और जो साइज़ है हमारा डिफेंस इंडस्ट्री का वो 80,000 करोड़ है, और जो पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इसमें है 63,000 करोड़ है, और जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 17,000 करोड़ है। तो हम प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं। और डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में देखा जाए तो सिर्फ हम 10,745 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है, और ये ग्रोथ हुआ है बस 700% सिंस 2016-17। तो ये अचीवमेंट है हमारी कंट्री के लिए कि इतना हम ग्रोथ लेके आए हैं एक्सपोर्ट में। और जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है डिफेंस प्रोडक्ट को वह 40 कंट्रीज़ में करता है डिफेंस एक्सपोर्ट। जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो सपोर्ट की जाती है 8,000 MSME के द्वारा, जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वाइब्रेंसी प्रोवाइड करते हैं डिफेंस सप्लाई चेन को।
सो ये डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड एक पॉलिसी है जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत को बनाना चाहते हैं डिफेंस प्रोडक्शन में। इंटेलिजेंस रिफॉर्म के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, लद्दाख में चाइना के द्वारा रिपीटेड इनकर्जन करे गए हैं, तो एक्सपर्ट चाहते हैं कि इंटेलिजेंस रिफॉर्म हो हमारी कंट्री में। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क देख लेते हैं, इंटेलिजेंस जो फ्रेमवर्क है हमारी कंट्री में। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क देखा जाए तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस अपरेटस है वह बहुत सारी एजेंसीज़ का एक एजॉर्टमेंट है जो कि स्पेसिफिक मैंडेट रखते हैं। एपेक्स लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है जो कि हेड किए जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के द्वारा। ये गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई एक सेक्रेटरीट है और ये 1998 में जो पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसके बाद इस सेक्रेटरीट को इस्टेब्लिश किया गया। ये ऑपरेट करती हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द, ये पीएम ऑफ इंडिया के अंडर काम करती हैं और एक ये लाइजिंग है गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बीच में और इंटेलिजेंस सर्विसेज के बीच में। ये एडवाइस करती है लीडरशिप को इंटेलिजेंस मैटर पे और सिक्योरिटी इश्यूज़ के मैटर पे। 2018 में एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये एग्रीगेट करती है और एनालाइज करती है जितने भी इंटेलिजेंस है फ्रॉम वेरियस एजेंसीज़, पर इसको सब एज्यूम्ड कर दिया गया है NSCS के अंडर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के अंदर। वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि IB के बारे में आपको पता ही होगा, ये 1887 में क्रिएट की गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है और ये रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए और काउंटर इंटेलिजेंस के लिए। ये इसको पहले जो इसके पता ही होगा 1897 में ऊपर लिखा ही हुआ था। तो फिर इसको सबसे पहले जो नेम किया गया था वो इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस नाम दिया गया था, पर इसका नाम अब चेंज कर दिया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। एक रो भी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये कंट्री का फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि फॉर्म की गई थी 1968 में। ये डायरेक्ट कमांड के अंदर आती है प्राइम मिनिस्टर के अंडर और ये विंग है एक कैबिनेट सेक्रेटरी का भी। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पहले नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता था। ये 2004 में इस्टेब्लिश की गई थी। ये एक टैक्टिकल इंटेलिजेंस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जो NTRO है वे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अंदर आती है और ये भी पार्ट है PM ऑफ इंडिया के अंडर, PM ऑफिस के अंदर। देन है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये इसका टास्क है कि एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस के लिए है। ये सेटअप की गई थी 1957 में और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। एक नॉर्म ऑफ कंडक्ट है IB का, रो का, NTRO का, जो कि गवर्न किया जाता है इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट एक्ट ऑफ 1985। एडिशनली जो एम्प्लॉय है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के वह ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो कि 1923 में बनाया गया था उसके अंडर गवर्न किए जाते हैं ताकि वह अपने जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उसको शेयर ना करें किसी के भी साथ। परंतु जितनी भी ये इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ये ओवरलैप करती है अपने फंक्शंस में और डिज़ाइन में और नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्टिविटीज़ में। देन हम पढ़ते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में जिसे नेट ग्रिड भी बोलते हैं। नेट ग्रिड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ जो कि एक्सेस करेंगे जो कि नेट ग्रिड को हेल्प करेंगे ताकि वह एक्सेस कर सके जो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डाटाबेस है FIR के ऊपर और स्टॉलन व्हीकल्स के ऊपर। जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये नेट ग्रिड को एक्सेस देती है ताकि वह CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम की जो डाटाबेस है उसको एक्सेस करें।
जितने भी स्टेट पुलिस है मैंडेटेड होते हैं कि वह अपनी जो भी एफआईआर उनकी रिपोर्ट है उसको सीसीटीएनएस के अंदर फाइल करें। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये नेट ग्रिड को हेल्प करेगा ताकि वह इंफॉर्मेशन हासिल कर सके जितने भी एफआईआर में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उसके द्वारा, जैसे कि जो भी सस्पेक्ट है उसका फादर्स नेम, उसका टेलीफोन नंबर और उसकी जो भी डिटेल है उसको एक्सेस कर सके। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में देख लेते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ये 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक रिपॉजिटरी है इंफॉर्मेशन की। क्राइम और क्रिमिनल्स के जो इंफॉर्मेशन होती है ये इससे हासिल हो जाती है, रिपॉजिटरी के रूप में काम करता है। ये असिस्ट करता है इन्वेस्टिगेटर को ताकि वह क्राइम से रिलेटेड जो भी उनकी हेल्प करी जा सके वह करते हैं ताकि प्रिपरेटर्स को पकड़ा जा सके। ये सेटअप की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन है 1977 से 1981 के बीच में, और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टास्क फोर्स थी 1985 उसके द्वारा। जो 2009 में इस जो एनसीआरबी है इसको इंटरेस्ट कर दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि वह मॉनिटर कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके जो भी सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट है उसको। सीसीटीएनएस जो प्रोजेक्ट है ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर आता है। ये 15,000 प्लस पुलिस स्टेशन को कनेक्ट करता है और 6,000 हायर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस को कनेक्ट करता है। सीसीटीएनएस है, इसका एम है ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जा सके ताकि इन्हेंस करा जा सके एफिशिएंसी को, इफ़ेक्टिवनेस को, पुलिसिंग की। और ये ई गवर्नेंस को अडॉप्ट करके होती है और नेशन वाइड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके। अब हम नेटग्रिड के बारे में देख लेते हैं। ये एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड है जो कि जितनी भी डाटा बेस है उसको कनेक्ट करते हैं, एक कोर सिक्योरिटी एजेंसी है। और ये प्रपोज़ की गई थी जब 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसके बाद। ये असिस्ट करती है इंटेलिजेंस को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ताकि इंश्योर किया जा सके नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इसका अल्टीमेट एम है कि टेरर को काउंटर किया जा सके। जो नेट ग्रिड है ये इन्वॉल्व करते हैं, लिंक करते हैं 10 यूज़र एजेंसी को सर्टेन डाटाबेस के साथ जो कि प्रोक्योर्ड किया जाता है 21 ऑर्गेनाइजेशन से। ये डाटाबेस इन्वॉल्व करता है जैसे कि जो डाटा होता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, टेलीकॉम, इमिग्रेशन, एयरलाइंस, रेलवे टिकट्स, पासपोर्ट्स और ड्राइविंग लाइसेंसेस को। ये अवेलेबल होता है वेरियस सेंट्रल एजेंसी के केस टू केस बेसिस पे, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह लॉन वुल्फ अटैक के बारे में हो रहा है। ये लॉन वुल्फ अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल के टाइम में। ये देखा जा रहा है लंदन में। आखिर क्या है ये लॉन वुल्फ अटैक? ये अटैक होता है, इसमें थ्रेट होता है, वायलेंस होता है एक सिंगल परपेट्रेटर के द्वारा। एक ही पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है या फिर एक छोटा सा ग्रुप भी होता है इसमें। ये लॉन वुल्फ अटैक के द्वारा देखा जाए तो ये बिना किसी सपोर्ट के होता है। इस पर कोई भी सपोर्ट नहीं होता किसी एक्सटर्नल अदर ग्रुप का या फिर किसी इंडिविजुअल का प्लानिंग, प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ अटैक में। ये लॉन वुल्फ अटैक है, ये सिर्फ अकेले इंसान के द्वारा किया जाता है। ये रेडिकलाइज होते हैं, ये जो पर्सन जो क्राइम करते हैं रेडिकलाइज होते हैं, जो भी वायलेंट मीडिया इमेजेस होती है उसके द्वारा और बुक्स के द्वारा और मैनिफेस्टो के द्वारा एंड फतवास के द्वारा। इसमें रेंज होता है थ्रेटनिंग से लेकर पीपल को उकसाने के लिए, उनकी इंडिस्क्रिमिनेट शूटिंग के लिए, व्हीकल रैमिंग के लिए, स्टैबिंग और सुसाइड बॉम्बिंग से भी रिलेटेड है। ये ग्रेव थ्रेट बन चुका है जो लॉन वुल्फ थ्रेट अटैक है, जो लॉन्ग टर्म डाटा रिवील करता है। जो ये लॉन वुल्फ अटैक है ये राइज़ हो रहा है, जो कि 5% राइज़ हुआ था मिड 1970 में, पर अब वो 70% तक हो चुका है। 2014 और 18 के बीच में इतना राइज़ हो चुका है 70%। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टूर ऑफ ड्यूटी के द्वारा जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने प्रपोज़ किया है। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है?
ये अलाउ करता है कॉमन सिटीज़न को कि वह ज्वाइन कर सके एज ऑफिसर और सोल्जर 3 ईयर शॉर्ट टर्म के लिए, जिसको टूर ऑफ ड्यूटी बोलेंगे। ये प्रपोज़ल क्या है? ये टूर ऑफ ड्यूटी एक शॉर्ट और वॉलंटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम है 3 ईयर्स का यूथ के लिए। ये यूथ के लिए है जो कि डिफेंस सर्विसेज को एक परमानेंट वोकेशन के रूप में नहीं लेना चाहते, पर फिर भी वह थ्रिल और एडवेंचर है जो मिलिट्री प्रोफेशन में उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये प्रपोज़ल सजेस्ट करता है कि बहुत सारे मेज़र लिए जाएं ताकि इस जो स्कीम को इंसेंटिवाइज़ कर सकें, जैसे कि टैक्स फ्री इनकम हो 3 ईयर्स तक, और टोकन लम्प सम मनी हो 3 ईयर्स के बाद, और प्रेफरेंस मिले इन पर्सन को पब्लिक सेक्टर जॉब में और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में। परंतु इसमें सिवरेंस पैकेजेस नहीं होगा, जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन, ग्रेट्युटी, लीव एनकैशमेंट फॉर TOD टर्म ऑफ टूर ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए। सिमिलर स्कीम्स देखते हैं अब। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कलर सर्विसेज थी 7 to 10 ईयर्स के लिए, और एक रिज़र्व सर्विसेज थी 8 to 15 ईयर्स के लिए। ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इंट्रोड्यूस करी थी। ये एक मॉडल के रूप में भी था इज़राइल में, बिकॉज़ वहाँ पे लेस अवेलेबिलिटी थी यूथ की मिलिट्री सर्विसेज में। सिंगापुर में भी ये मैंडेट किया गया था कि नेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाए 2 ईयर्स तक फॉर एवरी मेल सिंगापोरियन। सो ये हमारे टॉपिक हो चुके हैं कवर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मिससेलेनियस टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।